टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट से अपने शुरू कर रहे हैं। देखें, इसमें फर्स्ट है पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क, राइट। एचआरएम में तुम्हारा ये 4th यूनिट है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स आवर्स ऑफ वर्क, पेड हॉलीडेज, शिफ्ट प्रीमियम, हॉलीडे पे एंड पेड वेकेशन। अब इसमें सबको अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसके अंदर के आवर्स ऑफ वर्क लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948, नो एडल्ट वर्कर shall be required to work for more than, अंडरलाइन करो, 48 hours in a week, in any week। कोई भी वीक के अंदर आपको 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है, और उसमें भी हर दिन के सिर्फ 9 घंटे। 9 घंटे से ज्यादा अगर काम कराओ तो इसको अपने ओवर टाइम प्रीमियम देंगे, बराबर नहीं। फिर दूसरा है तुम्हारा पेड हॉलीडेज। फैक्ट्री एक्ट 1948 में लिखा गया है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, और वो प्रिफरेबली क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए। और अगर उसको हॉलीडे नहीं मिलता है तो उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा उतने ही दिन के लिए, सेम मंथ के अंदर। यानी मतलब या तो वो अगर हर हफ्ते में हॉलीडे नहीं ले रहा है तो एक महीने के आखिर में वो 4 हॉलीडे साथ में ले सकता है, समझे। पर हॉलीडे उसको मिलना चाहिए। फिर उसके बाद शिफ्ट प्रीमियम। अगर आप सेकंड या तो थर्ड शिफ्ट में काम करते हो, एक शिफ्ट यानी जो 4 बजे वाली शिफ्ट होती है और रात की शिफ्ट होती है, ये 2 अलग अलग शिफ्ट में जो काम करते हैं ना, उनके लिए प्रीमियम दिया जाता है। मतलब ऑड वर्किंग आवर्स में काम करने के लिए उनको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। फिर उसके बाद आता है हॉलीडे पे। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस गिव डबल द नॉर्मल रेट ऑफ सैलरी टू दोज वर्कर्स, उन वर्कर्स के लिए कि जो लोग हॉलीडे पे भी काम करते हैं। यानी अगर 26 जनवरी हो, कोई इंसान काम पे आए तो उसको प्रीमियम यानी ज्यादा पगार दिया जाता है। फिर पेड वेकेशन, व्हेन वर्कर्स आर वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, माइनिंग यानी खान में काम करे, प्लांटेशन एटसेट्रा, हु वर्क फॉर 240 डेज, यानी उसने साल में मिनिमम 240 डेज के लिए काम किया हो तो उसको पेड वेकेशन मिलेगा। यानी उस वक्त पगार चालू, वेकेशन मिले लेकिन पगार चालू। एम्प्लॉय सिक्योरिटी, उसके बाद एन ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड physical security and job security to its employees to satisfy the safety needs of the employee and his family members. Similarly, income security should also be given to the employees. इनकम सिक्योरिटी जो है ना, वो कौन सी सिक्योरिटी, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के अंदर जितना पगार उसको होना चाहिए ना उतना मिलना चाहिए, मिनिमम वेजेस वगैरह। और दूसरा एक्ट बनाया गया मिनिमम वेज एक्ट 1948 और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इन सब के अंदर उसको सैलरी मिलनी चाहिए, इसी रूल को सामने रख के उसको सैलरी मिलनी चाहिए। बोनस मिलेगा साल के आखिर में। नॉर्मली अपने यहाँ पे दिवाली में बोनस दिया जाता है, और जो बाकी सारी कंट्रीज है उसमें क्रिसमस के अंदर, कुछ कंट्रीज के अंदर रमजान के अंदर बोनस दिया जाता है। सो डिपेंड करता है कि कौन से टाइम पे आपको कौन सा बोनस मिलेगा, वो आप कौन सी कंट्री में रहते हो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 देयर इज अ प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। ले ऑफ कल अपने सीखा था। ले ऑफ का मतलब अगर अपनी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है, इसके कारण हमको या तो रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है या फिर पावर फेलियर हो जाता है, मशीन ब्रेक डाउन, तो उसके कारण हमको वर्कर को क्या करना पड़ता है, ले ऑफ करना पड़ता है। दूसरा लिखा है इसके बाद में रिट्रेंचमेंट,
रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या? रिट्रेंचमेंट यानी काम से निकाल देना उसको। तो ये सब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर लिखा गया है। फिर आता है उसके बाद में ले ऑफ कॉम्पनसेशन। इन केस ऑफ ले ऑफ, फिर ले ऑफ कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा? कल भी आपने देखा था 50% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस। अंडरलाइन करो इसको, 50% वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस, बराबर ने, वो उसको ले ऑफ मिलेगा। पर इसमें उसको वीकली हॉलीडेज का पैसा नहीं दिया जाता। अब इसके बाद आता है सेफ्टी एंड हेल्थ। द फैक्ट्री एक्ट 1948 has made following provisions to protect the employees against accidents and unhealthy working conditions। ये प्रोविजंस को अपने सेफ्टी मेजर्स बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखा है इसमें फेंसिंग ऑफ मशीनरी, मशीनरी के आसपास बैरिकेड लगा देने के, डेंजरस मशीनों ने उसके आसपास कि कोई अंदर एंटर ना हो जाए। वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन ऑपरेशन, नजदीक जो काम करते हैं मशीन के, बराबर, उनके लिए सेफ्टी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, मशीन के ऊपर जो यंग लोग हैं उनको काम कराने का। स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइस फॉर कटिंग ऑफ पावर, पावर को कट करने के लिए एक झटके में पावर कट हो जाए ना, ऐसा स्विच होना ही चाहिए मशीन के पास। फिर सेल्फ एक्टिंग मशीन यानी ऑटोमेटिक मशीन होनी चाहिए। लिफ्टिंग मशीन, चेन रोप्स, कन्वेयर बेल्ट, कोई चीज को उठाने की जरूरत पड़े जो वजन में ज्यादा हो तो उसके लिए लिफ्टिंग मशीन होना चाहिए, लिफ्ट करने का मशीन आता है। चेन या तो रोप्स या फिर कन्वेयर बेल्ट, एक जगह पे रख दो तो बेल्ट के ऊपर वो आगे घूमता जाए। वर्कमेन्स कॉम्पनसेशन, अंडर द वर्कमेन्स कॉम्पनसेशन एक्ट कब ये किया गया था? 1923। An organization is liable to pay compensation if there is death of worker due to an employment injury or an occupational disease। अगर इंसान मर जाता है ऑक्यूपेशनल डिजीज के कारण, यानी काम करने के टाइम पे, तो उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा? अगर उसको सिर्फ इंजरी हुई है तो इंजरी का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ में उसके मंथली वेजेस पे डिपेंड करेगा। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके जो वारसदार है यानी जो डिपेंडेंट्स, उसके ऊपर आधार रखने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको भी कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब हेल्थ बेनिफिट्स, अंडर दिस द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड द मेडिकल सर्विस, जिसमें हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड डिस्पेंसरी फैसिलिटीज टू एम्प्लॉइज एज वेल एज टू देयर फैमिली मेंबर्स। फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है। द एम्प्लॉय ईएसआई एक्ट, ईएसआई तुमने कोई जगह पे देखा है? ईएसआई ने तुमने लेबर कॉस्ट में, अभी एमसीक्यू के अंदर उसका एक क्वेश्चन भी आया था, ईएसआई का कंट्रीब्यूशन है ऐड करना होता है उसके पगार की स्लिप के अंदर, जो टोटल पगार होता है ना उसके अंदर। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में जो भी हो ना, उसको सीधा हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाने का, बाकी सारा जो है ना उसका कार्ड होता है ना ईएसआई का, वो उसके अंदर से पैसे चले जाते हैं सब। इसमें कब है? जब 20 या तो 20 से ज्यादा लोग काम करते हो ना, तभी। अंडरलाइन करना इसको। फॉलोइंग बेनिफिट्स आर इंक्लूडेड इन दीज एक्ट। पहले आता है सिकनेस बेनिफिट, बीमारी के लिए। अगर बीमारी तो 50% उसको डेली वेजिस के, एवरेज डेली वेजिस के 50% उसको मिलेंगे। साथ में ये जो पैसा उसको दिया जाएगा वो 91 डेज के दो कंसेक्यूटिव, एक साल में 2 बार 91 डेज के लिए दिया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा वो 182 दिन के लिए बीमार हो सकता है, उसके बाद में उसको पगार नहीं मिले। फिर मेडिकल बेनिफिट्स, अंडर द ईएसआई scheme, the insured employees or the members of their family members are entitled to full medical benefits from in the form of medical treatment, drugs and injection, यानी दवाई या इंजेक्शन, कंसल्टेशन, डॉक्टर के पास जाना, उसकी फीस और हॉस्पिटलाइजेशन भी आ गया, यानी एडमिट होते हैं ना वो भी आ गया। फिर टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट्स, टीडीबी इज गिवन टू एन एम्प्लॉय जिसको टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है। टेम्पररी मतलब 3-4 महीने के लिए बेड रेस्ट दिया गया उसको।
या ये किसके कारण होता है? ऑक्यूपेशनल डिजीज के कारण। फिर परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट्स, पीडीबी इज गिवन टू एन इंश्योर्ड एम्प्लॉय हु सफर्स फ्रॉम परमानेंट डिसेबलमेंट। जो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है उसको हमेशा के लिए अगर काम नहीं कर पाएगा तो उसका कॉम्पनसेशन दिया जाता है। फिर मैटरनिटी बेनिफिट, मैंने आपको बोला था 12 वीक, 6 महीने पहले, कल मैंने 6 वीक्स बोला था, पर 6 वीक्स पहले एंड 6 वीक्स बाद में, राइट। डिलीवरी के पहले के 6 वीक, डिलीवरी के बाद के, यानी 12 वीक की हॉलीडे मिलती है, वो भी पेड, यानी 3 महीने हुए। यहाँ पे 12 वीक सिलेक्ट कर सकते हैं वो, ये कौन से टाइम पीरियड। ऐसा जरूरी नहीं कि 6 वीक पहले 6 वीक बाद में जो होने चाहिए, टोटल 12 वीक होने चाहिए ऐसा। इसको 18 वीक करने की गवर्नमेंट सोच रही है, 18 वीक्स, जो मैंने कल बोला था आपको। फिर वॉलंटरी अरेंजमेंट्स, मोस्ट ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट बाय सेटिंग अप हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड डिस्पेंसरीज। खुद की जो हॉस्पिटल डिस्पेंसरी वो लोग सेटअप करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस डिटेल हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम इंक्लूड फॉलोइंग, जैसे इसमें प्रोवाइडिंग हेल्थ मेंटेनेंस सर्विस, इमरजेंसी केयर, ऑन द जॉब ट्रीटमेंट केयर फॉर माइनर कंप्लेंट्स, माइनर कंप्लेंट साथ में, यानी छोटी बड़ी कंप्लेन हो ने तो उसके लिए तो वहीं पे आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। हेल्थ काउंसलिंग, मेडिकल सुपरविजन इन केस ऑफ एक्सीडेंट, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम कि बीमारी से कैसे बचा जाए, ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉय कॉलोनीज, कॉलोनी के अंदर जहाँ पे वो रहते हैं ना वहीं पे उसको ट्रीटमेंट मिले। मेडिकल बेनिफिट्स आर गिवन टू एम्प्लॉय फैमिली मेंबर्स एंड द रिटायर्ड एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स को भी, और अगर रिटायर हो जाते हैं तो जब तक वो जिंदा रहेगा ना तब तक उसको, उसके फैमिली मेंबर्स को ये बेनिफिट्स मिलते हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड द मेडिकल सर्विसेज थ्रू लोकल हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर। अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने लोकल हॉस्पिटल या तो डॉक्टर के जरिए से। नाउ वेलफेयर एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, इसमें क्या कि आपको वहां पे खाने पीने की जो फैसिलिटी मिलती है या फिर एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी मिलती है उसको इंक्लूड किया जाएगा। इसमें सेक्शन 46 फैक्ट्री एक्ट के अंदर लिखा है, द एम्प्लॉयर्स हैव टू प्रोवाइड कैंटीन्स इन फैक्ट्रीज। अगर आपके यहाँ पे 250 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? उनको कैंटीन की फैसिलिटी देनी पड़े। अदर्स हैव प्रोवाइडेड सच फैसिलिटीज वॉलंटरीली, बाकी सबको वॉलंटरी है, मर्जी हो तो दे प्रोवाइड करो। फूड स्टफ्स आर प्रोवाइडेड एट सब्सिडाइज्ड प्राइस इन द कैंटीन, कम प्राइस के ऊपर खाने का मिलना चाहिए कैंटीन में। और कुछ कंपनी लंच रूम प्रोवाइड करती है अगर कैंटीन ना हो तो, खाली बैठ के खाने की जगह होती है, बराबर ना। फिर कंज्यूमर स्टोर्स, कुछ कंपनीज जो प्रोवाइड करती है हाउसिंग फैसिलिटीज फार फ्रॉम टाउन, टाउन से दूर हो, देन सच कंपनीज हैव टू सेट अप कंज्यूमर स्टोर्स इन द एम्प्लॉइज कॉलोनीज एंड सप्लाई ऑल द नेसेसरी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। सस्ते में अपने चीजें प्रोवाइड करेंगे, इसमें कंपनीज कंज्यूमर स्टोर सेटअप करती है, यानी उसमें सस्ते में सब चीजें मिलती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा। फिर क्रेडिट सोसाइटी, यहाँ से लोन मिलती है, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन दी जाती है। क्रेडिट सोसाइटीज आर सेटअप टू एनकरेज सेविंग एंड प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज एट ए रीजनेबल टर्म एंड कंडीशंस टू एम्प्लॉइज। इफ क्रेडिट सोसाइटीज आर सेटअप बाय द एम्प्लॉइज देन दे शुड नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन मनी लेंडर्स। फिर उसके बाद में उनको मनी लेंडर्स यानी उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रखना पड़ता जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। सम ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स लोन्स टू एम्प्लॉइज डायरेक्टली, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सीधी लोन प्रोवाइड करते हैं। नाउ हाउसिंग, many organizations build quarters nearer to factory and provide cheap and decent housing facilities to their employees। सस्ते में घर दिया जाता है, भाड़ा कम दिया जाए अपने, वो तो इसमें देखा था एचआरए में, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है वो। और दूसरा रेंट फ्री अकोमोडेशन देते हैं वो कंपनीज। रेंट फ्री अकोमोडेशन को अपने फ्रिंज बेनिफिट बोलेंगे, एचआरए को नहीं बोलेंगे, बराबर। फिर लीगल एड, ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो प्रोवाइड असिस्टेंट एंड एड, यानी मदद दी जाती है रिगार्डिंग लीगल मैटर्स टू एम्प्लॉइज एंड व्हेनेवर नेसेसरी थ्रू कंपनी लॉयर्स और अदर लॉयर्स।
कंपनी के खुद के लॉयर्स इनको बचाने के लिए जाते हैं, यानी मतलब अगर कंपनी के कारण उसको कोई लीगल परेशानी होती है तो कंपनी के लॉयर्स इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग, सम ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विस टू द एम्प्लॉय अबाउट देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स थ्रू प्रोफेशनल काउंसलर्स। ये जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है ना, वो प्रोफेशनल काउंसलर के जरिए से प्रोवाइड किया जाता है। यानी बाहर से काउंसलर होता ही है कंपनी के अंदर, अगर वो बहुत ही गुस्से में बात कर रहा है तो काउंसलर के पास भेजा जाता है। बार बार उसको समझाने के बावजूद भी काम नहीं सुधर रहा है तो काउंसलर के पास भेजा जाता है। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड वेलफेयर ऑफिसर्स, वेलफेयर ऑफिसर अब कंपलसरी है। ये जो MSW करते हैं ना, ये MSW वेलफेयर ऑफिसर बनते हैं बड़ी कंपनीज में, मास्टर इन सोशल वर्क्स वाले। फिर जो HRM के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेते हैं ना, वो भी ये काम करते हैं, उनके काम ये होते हैं। मेरा एक नोमान फारूकी करके एक लड़का मेरे पास पढ़ता था बहुत सालों पहले, तो वो अभी है ना राजकोट के अंदर PWD के अंदर मेन हेड ऑफिसर है वो। उसने MS यूनिवर्सिटी में से MSW किया था, रैंकर था, बहुत ही अच्छा पढ़ता था वो लड़का। और उसके बाद में उसने MSW किया। उस जमाने में MSW में आसानी से एडमिशन मिल जाता था, क्योंकि कोई उसको कोई भी, तो उसने ऐसा सोचा था मुझे अमूल में काम करना है, बस एक ही दिमाग में थी चीज कि अमूल में काम करना है ऐसा। अमूल में उसने काम भी किया, बाद में ट्रेनी की तरह से 3 साल वहां पे रहा। उसके बाद में उसने अमूल को छोड़ा और उसके बाद में PWD यानी गवर्नमेंट के ऑफिसर की तरह से ये रोड बनाने का जितना भी खाता है ना, गाँव के अंदर सिटीज में जितने भी रोड बनाने के जितने भी अकाउंट होते हैं वो सब उसको हैंडल करने के होते हैं। समझो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अपने पास। आपको पता है कि MSW की अपनी जो फैकल्टी है ना, वो 1 से 5 में आती है इंडिया में। बड़ौदा की जो MSW की सोशल वर्क की फैकल्टी है ना, वो 1 से 5 में आती है, लेकिन 1200 एप्लीकेशन आती है, 200 को सिलेक्ट करना है, यानी 6 में से 1 सिलेक्ट करते हैं, तो 6 में से 1 के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके लिए भी आपको रिटर्न टेस्ट देनी पड़ती है, ग्रुप डिस्कशन, ये आपको TY के बाद करना है। MSW एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जो कोलाबेरा कंपनी है ना, वो MSW वालों को सीधे ऑफिसर लेवल पे हायर करती है। वो HRM जो हुआ ना, ये HRM जो पूरा फील्ड है ना, वो यहाँ पे काम करता है। अब हॉलीडे होम्स, some large organizations establish holiday homes at various hill stations, health resort, and encourage the employees to use these facilities for recreation in a pleasant environment. यानी हॉलीडे होम्स यानी कंपनी का खुद का घर होता है अलग अलग पिकनिक स्पॉट के ऊपर, बराबर नहीं, यानी उनके होटल के अंदर रूम बुक होते हैं। नहीं तो एजुकेशनल फैसिलिटीज, सम ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज टू एम्प्लॉय, जैसे कि एलएमबी की खुद की स्कूल है, बराबर, तो एलएमबी के जितने एम्प्लॉयज हैं उनको वहां पे एडमिशन दे दिया जाता है। सेम सिमिलरली रिलायंस की खुद की स्कूल है, ऐसे बहुत जगह पे ऐसी है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, companies provide conveyance facilities from residents to the place of work to help them to connect the workplace with their homes. ट्रांसपोर्टेशन यानी फ्री में आपको बस की फैसिलिटी दी जाती है, कल मैंने आपको समझाया था ये। फिर पार्टीज एंड पिकनिक, ये सेंस ऑफ एसोसिएशन, साथ में मिलके काम करे, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की जाती है। बिलोंगिंगनेस लगे, यानी उनको लगे कि एम्प्लॉय जो है ना, उसको ऐसा लगना चाहिए कि अपना ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए ख्याल रखता है। ओपननेस एंड फ्रीडम among the employees. फिर miscellaneous, it includes organizing games, women clubs, community services, performance awards, gifts for फेस्टिवल के अंदर फ्री में गिफ्ट देने से मिठाई देते हैं दिवाली के टाइम पे कंपनीज वाले, वो सब। नाउ ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, the employers provide some benefits to the employees after retirement and during their old age. They are as under: एक तो provident fund, the PF is meant for economic welfare of the employees. Under the Employees Provident Fund, Family Pension Fund, and Deposit Linked Insurance Act 1952, there is a provision for monetary assistance. यानी इसमें ने पैसा रिटायरमेंट के बाद आपको दिया जाता है PF का, वो धीमे धीमे जमा होता है। जितना पैसा आप डिपॉजिट करते हो अपनी सैलरी में से, उतना ही सेम अमाउंट एम्प्लॉयर भी डिपॉजिट करता है। पहले जो सैलरी के तुम्हारे समझे ने, उसके अंदर PF का कैलकुलेशन भी आता था, अब नहीं है।
प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन आता था। अगर एम्प्लॉयर आपको 12% सैलरी से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ने तो आपको टैक्सेबल है, लेकिन उसके नीचे अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो टैक्सेबल नहीं है। फिर इंटरेस्ट फ्री लोन भी आता था। इंटरेस्ट फ्री लोन होने तो एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा होने अभी, वो एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने का, और उस पर जितना इंटरेस्ट होने साल का वो टैक्सेबल। भले तुमने एक भी रुपया इंटरेस्ट ना दिया हो, लेकिन फिर भी उतने इंटरेस्ट के ऊपर तुमको टैक्स भरने का, क्योंकि ये तुम्हारा फायदा, ये सारे फ्रिंज बेनिफिट है, समझे ना। फिर पेंशन, उसके बारे में अपने जानते हैं। एम्प्लॉय का पेंशन स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन कराना फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फैमिली पेंशन एंड इंश्योरेंस बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज। अंडर दिस स्कीम द पेंशन इज प्रोवाइडेड टू सर्वाइवर्स। सर्वाइवर यानी अगर जिंदा रह जाते तो उनको पेंशन मिलेगा। ओल्ड एज एंड डिसेबल्ड पर्सन, ओल्ड एज यानी बुढ़ापे का सहारा भी मिलेगा, और लास्ट में डिसेबल पर्सन यानी अगर उनको कुछ भी अगर परेशानी हुई जॉब के अंदर, उसके कारण वो काम नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे तो। फिर डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1976 अंडर द पीएफ एक्ट 1952। अंडर दिस स्कीम इफ अ मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डाइज ड्यूरिंग सर्विस, तो उसके जो भी डिपेंडेंट है उसको 3 साल के जितने भी एवरेज बैलेंस होता है ना, उसका एक अमाउंट एक्स्ट्रा दिया जाता है। यानी पीएफ में जितना बैलेंस है, जितना बैलेंस है उतना तो दिया जाएगा, लेकिन 3 साल का एवरेज भी दिया जाएगा उसको, यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया जाता है। पर यहाँ पे ना इंश्योरेंस में मैक्सिमम अमाउंट 60,000 होना चाहिए, 60,000 से ज्यादा नहीं। फिर ग्रेचुइटी, वो लॉन्ग सर्विस के लिए मिलता, और हमेशा ग्रेचुइटी सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के बाद मिलेगी, बराबर नहीं। ग्रेचुइटी या तो रिटायरमेंट या तो फिजिकल डिसेबिलिटी अगर काम ना कर पाए तो, और डेथ के टाइम पे मिलती है। डिसीज लिखा है यानी मतलब मरने के बाद एम्प्लॉय के घर वालों को दिया जाता है। द ग्रेचुइटी पेएबल वो कितना है अपने जानते हैं, 15 days सैलरी। 15/26 लिखते हो ना तुम ग्रेचुइटी में। इफ कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, एक तो अगर पीरियड टाइम पीरियड 6 महीने से ज्यादा होता है तो पूरा साल गिना जाता है, वो भी आपने देखा। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है सब्जेक्ट। एंड फाइनली मेडिकल बेनिफिट्स, some of the large organizations provide medical benefits to their retired employees and their family members. Such benefits create the feeling of permanent attachment with the organization to the employees even after their service. यानी मेडिकल बेनिफिट ये मेरे में एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, कोई। थैंक यू।